हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज तो वक्फे पर जाने से पहले बात हो रही थी मुख्तलिफ शहरों में हमारे मौजूद नुमाइंदों के हवाले से। अभी पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं काशावान अवान। उनसे जानते हैं कि पेशावर में आज क्या सियासी और समाजी इवेंट्स होने जा रहे हैं। काशान अवान, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग जी। आज पेशावर में क्या क्या होने जा रहा है? जी बिल्कुल, आज पेशावर में जो मेन इवेंट्स हैं उनमें से 9वीं एनुअल हेल्थ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है KMU हयाताबाद में, जिसमें सारे सूबे से ही तकरीबन डॉक्टरान जो हैं वो हिस्सा लेंगे। इसके अलावा अफ़गान कमिश्नरेट के जो कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन थे वो अपने मुतालबात के हक़ में आज धरना देंगे और एहतजाज करेंगे कि उनको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा। इसके साथ साथ नकीब जो शहीद कर दिया गया था कराची में, उसके वालिद जो हैं वो पेशावर प्रेस क्लब में आज 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है वो ज़रा सी अहमियत इस वजह से दी जा रही है कि इसका जो कातिल जिसको कहा जा रहा है मुबैना तौर पे राव अनवार, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका और सिंध हुकूमत पर काफ़ी ज़्यादा और सिंध पुलिस पर इस वजह से उंगलियां उठ रही हैं। तो अब देखना यही होगा कि जब 2 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो क्या कहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके अलावा आज पेशावर में मतलब इंतहाई अहम होगी। ये बताइए कि पेशावर में ओवरऑल अगर हम ट्रैफिक के हवाले से बात करें, ट्रैफिक के निज़ाम के हवाले से बात करें तो वहाँ पर सड़कें जो है बहुत ज़्यादा ज़बूहाली का शिकार हैं। कुछ बेहतरी आई इनमें? अच्छा, गुज़िस्ता रोज़ वो SSP ट्रैफिक की जाने से आगाही मुहिम का भी सिलसिला था। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, देखें ट्रैफिक पुलिस तो अपनी मदद आपके तहत जो कर सकती है वो कर रही है, लेकिन पेशावर बिल्कुल इस टाइम पर कंस्ट्रक्शन तामीराती कामों की वजह से जो मेगा प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं, बस रैपिड ट्रांजिट का हो गया, इसके साथ साथ फुटपाथों को बड़ा किया जा रहा है या दोबारा से असर नो बनाया जा रहा है या गैस की या पाइपलाइंस जो डाली जा रही हैं, उसकी वजह से पेशावर की कोई ऐसी मेन शाहराह नहीं है जो इस टाइम पर खुद ही ना हो और तमाम पेशावर को एक साथ खोद दिए जाने की वजह से पेशावर में ट्रैफिक का मसला जो है वो संगीन बहरान का शिकार हो गया है। कराची में भी कुछ यही हाल है, पेशावर में भी सड़कें खुदी हुई हैं, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है और कराची में भी कुछ ऐसा ही सूरत हाल है, ट्रैफिक जैम रहता है और इंतहाई मुश्किलात होती है। काशान आवर से अपडेट करते हैं, आपका बेइंतहा शुक्रिया। अब बढ़ेंगे आज हम एडिटोरियल की जानिब के इनमें क्या कुछ है और क्या कुछ लिखा गया है, सियासी तौर पर माहिरीन ने इसमें क्या पब्लिश किया है। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज में सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज नफीस साहब, एडिटोरियल डेफिनेटली पूछने से पहले अभी जो नकीब कत्ल केस के हवाले से हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से 10 लाख रुपए लेके किसी बेगुनाह की जान ले ली। जी हाँ सबा, हमने यही आपने सवाल भी किया था, शहर रज़ा साहब से भी सवाल किया था, इसी हवाले से उन्होंने डिफेंड किया था। उन्होंने कहा कि ये बहुत सारे काम अगर एक शख्स करता है और अगर राव अनवार की उन्होंने तारीफ़ों के पुल बांध दिए थे कि अगर वो काम ना करते तो कई लोगों की जानें जाती हैं और जो काम करता है उसी से गलती होती है। ये उन्होंने बड़ा उनको डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन ख़ुद पुलिस ने ये तफ्तीश में ये बात सामने आई कि राव अनवार की पूरा गैंग शामिल था और उनका इन्होंने एक सेल बनाया हुआ था जिसे डेथ सेल कहते थे। उस डेथ सेल में बंदे रखते थे और अगर जिस शख्स को वहाँ डेथ सेल में रख दिया गया, इसका मतलब है कि उसका इनकाउंटर जो है वो नागुज़ीर है उसको होना। इस हवाले से अब ये यहाँ पर भी ये सूरत सामने आ रही है कि नकीब के साथ जितने भी बंदे अरेस्ट किए थे, जिनका इनकाउंटर हुआ, जिनको मारा गया है, वो सारे ही बेकसूर हैं। किसी का भी दहशतगर्दी से कोई लिंक साबित नहीं हो सका है, ये पुलिस तफ्तीश कह चुकी है। तो राव अनवार के और 444 इनकाउंटर्स उन्होंने किए हैं और वो कई मुतादिद इनकाउंटर्स में उन्होंने कई लोगों को मारा है और कभी उनको एक आंच तक नहीं आई, एक गोली नहीं लगी, कभी जख्मी नहीं हुए किसी इनकाउंटर में। इस हवाले से उन पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। अभी भी जब वो 10 लाख के पीछे उन्होंने 4 बंदों को मारा है तो इस हवाले से तो अब बहुत बड़ी ये इन्वेस्टिगेशन जारी है और खुदा का शुक्र है कि ये जो है केस जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है और जो काले करतूत थे जिन्हें हम इनकाउंटर स्पेशलिस्ट और सुपर कॉप कहते थे, उनके बेनकाब हुए हैं। अब इंसाफ का तकाजा यही है कि उनको जितनी जल्दी हो सके कानून की। लेकिन हफीज भाई एक बात बताएं कि आप कह रहे हैं इंसाफ का तकाजा ये है कि उन्हें कानून के गिरफ्त में आना चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन 444 मुकाबले
उसमें से सिर्फ ये एक सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया जो कि मीडिया की वजह से बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ और उनके लोगों ने एहतजाज भी किया। पॉइंट मैं ये यहाँ पे रेस करना चाह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी का ऐसे पुलिस ऑफिसर को डिफेंड करना हमारे फोरम से किया और दीगर फोरम से भी करते रहे वो लोग, कितनी शर्मनाक बात है। देखें, इसका तो जवाब उनको आवाम ने दे दिया है, जिसकी वजह से ही जरदारी साहब को बहादुर बच्चा का लफ्ज़ जो है वापस लेना पड़ गया था कि ये चाहे कितने भी किसी की करतूत हों या उन्होंने अच्छे काम किए, लाइसेंस टू किल किसी को नहीं दिया सकता। राव अनवर ने ये कानून को पामाली की है जिसकी सज़ा उन्हें लाजमी भुगतनी है। इसके बाद अब उनको डिफेंड करने की कोई इखलाकी जवाब तो बचता ही नहीं किसी के पास। तो पीपल्स पार्टी के अगर क्योंकि हमने ये कई खबरों में है ये बातें, और कहा जाता है कि उनके लिंक थे जरदारी हाउस से। खुद शैला रज़ा ने कहा है कि इस इंसिडेंट से पहले, इस इवेंट से पहले, जो नकीब कत्ल केस है, इससे पहले हमारे मुसलसल राब्ते थे राव अनवर से। क्यों थे? ठीक है, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से थे, लेकिन राव अनवर इज अ नोटोरियस किलर। उन्हें मालूम था मलीर में जो उनका एक उन्होंने बनाया हुआ था, और 9 साल तक इजाजत के बगैर खुद, यानी कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये बात कि आईजी सिंध जो है तैनाती नहीं कर सकता था वहाँ, वो आईजी सिंध से ज़्यादा पावर रखते थे। तो इसका मतलब है जब पॉलिटिकल सरपरस्ती हासिल होती है किसी को, तभी वो इतना ज़्यादा वो प्यार अपने इस्तेमाल करता है। से बढ़ जाए तो फिर मेरे ख्याल में जुल्म को मिटना ही होता है। और राव अनवर साहब की पिक्चर जो क्लियर नहीं हो रही थी वो नकीब कत्ल केस के बाद अब वाज़ेह हो गई, और डेफिनेटली जो आला इदारे हैं वो इनको पकड़ेंगे भी और इस हवाले से मज़ीद इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी। अगला एडिटोरियल क्या कह रहा है? इज्जत करवानी है तो सियासत में अखलाकियात को मद्देनजर रखें। ये ये इदारिया है जंग का, और ये बिल्कुल सही है क्योंकि सभा जो सेनेट के इंतखाबात के बाद अब साख की सियासत हो रही है, साख की सियासत। अब आप देखें वो जो एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं थे और जो एक दूसरे को डाकू और चोर, लुटेरे, बीमारी के अलकाबात से नवाज रहे थे, इससे भी कहीं ज्यादा जो हम यहाँ नहीं कह सकते, वो अब आपस में उनके पॉलिस बढ़ रहे हैं, उनके राब्ते बढ़ रहे हैं, और कोशिश की जा रही है कि सेनेट चेयरमैन के लिए तुम डिप्टी ले लो, हमें चेयरमैन दे दो की बातें हो रही हैं। डील है मासूम जी? वो जो तब्दीली का नारा लग रहा था कि जी हम तो डील नहीं करेंगे, तो ये इदारती, बिल्कुल ये आपकी बात सही है कि तब्दीली का नारा, तो अब इदारती नोट और इदारे यही कह रहे हैं कि ये साख का मसला है। और खास कर देखें, इट टोटली रिवॉल्व्स अराउंड पीटीआई। एक तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो अगर पीटीआई को छोड़ के जो उसके हैं पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, JUIF है, और हम MQM को देख रहे हैं, MQM की इंक्लाइनेशन जो है वो नून लीग की तरफ है, क्योंकि फारूक सत्तार ने नाज शरीफ मुशाहिद हुसैन को सपोर्ट किया, बल्कि इससे पहले परवेज रशीद ने उन्हें कॉल करने की और राब्ते बढ़े। तो और MQM ने भी 12 सेनेटर्स के एलिगेशन का इल्जाम लगाया कि पीपल्स पार्टी ने घेर लिया, उनकी खातून रोकने अभी खुदकुशी की कोशिश की। बड़ी लंबी कहानी, लड़ाई चल रही थी, तो अब नहीं लगता कि फारूक सत्तार या MQM जो है वो पीपल्स पार्टी के पलड़े में बैठेगी, लेकिन सियासत में सब कुछ हो सकता है। सियासत में सब कुछ हो सकता है, बिल्कुल। कल मैं फारूक सत्तार साहब कल ये कह रहे थे कि जी हमारा वोटर्स को, ठीक है हमारा वोटर कंफ्यूज है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे वोटर को पता है हमने बड़े बुरे बुरे दौर देखे हैं, हम पे लाठी चार्ज भी हुआ है, हमें जो है वो किलिंग का निशाना भी बनाया गया है, लेकिन फिर भी MQM पाकिस्तान इस बुरहान से निकल जाएगी। देखिए, MQM इस वक्त बुरहान में तो इस वक्त लगता नहीं है कि इतनी जल्दी निकले। इस वक्त उनके बहुत ज़्यादा इख्तलाफात बढ़ चुके हैं, और ख़ासकर वर्कर्स। देखें, ये कहा जाता था पहले भी कि MQM के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी इस वक्त लीडरशिप अल्ताफ हुसैन की थी, उन्होंने उनको चाहे ताकत के जोर पर, चाहे किसी भी प्रेशर के जोर पर रखा हुआ था यकजा। अब जब वो माइनस हुए हैं तो MQM के अंदर से जितनी भी ये जो खोखलाहट थी ये सामने आ रही है, और ये अब ये बहरहाल इस वक्त हम बात कर रहे थे जो पिक्चर हो रही है वो अब इनकी पार्टी की पिक्चर वाज़ेह ये हो रही है कि इन लोगों को अब सरबराह की प्रॉब्लम है, क्योंकि फैसल सब्ज़वारी ये कहते हैं कि जी सरबराह तो कोई इस पार्टी का होना नहीं था, आज का नहीं है, सरबराही का ख्वाब आज का नहीं है, सरबराही ख्वाब तो बहुत पुराना ख्वाब है, वो तो एक वजह से नहीं मिल सकता था। अब उनको हर शख्स की ख्वाहिश यही है कि उसे सरबराह बनाना चाहिए, और इसकी जंग जारी है, और ये जंग इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं है। अब ये कारकुन फैसला करेंगे। फारूक सत्तार का जो प्रपोजल है कि सब डिसॉल्व करके आप बना दीजिए और फिर फैसला करते हैं, मैं भी आ जाता हूँ, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी आ जाते हैं, एड हॉक बेसिस पे काम करते हैं, उसके बाद अवाम फैसला करेंगे। लेकिन बहरहाल सेनेट के इस इलेक्शन में MQM की जो धड़ेबंदी थी, जो लड़ाई थी, उसका नुकसान उन्हें उठाना ना सिर्फ सेनेट है, बल्कि अगर अभी भी नहीं सुधरे तो इलेक्शन में भी उनको नुकसान। नफीस भाई, आप सीनियर लॉर्ड की बात कर रहे हैं MQM की, कि अब सभी चाहते हैं कि क़यादत उन्हें मिल जाए, क्योंकि सबने काफ़ी सालों तक पार्टी को सर्व किया है। बिल्ली थैले से अब बाहर आ चुकी है, उसमें कोई दो राय नहीं।
ये बताइएगा, फारूक सत्तार साहब आप कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, इलेक्शन कमीशन भी जाऊंगा, हमारे 15 अरकान को पैसे देकर और डरा धमका के उनकी वफादारियां तब्दील की गई हैं, किसके खिलाफ जाएंगे? भाई देखें, पहली तो बात यह है कि अगर लॉ देना, एक वोट देना, अगर सेनेटर एक वोट देता है ना, तो वो उसको नाअहल नहीं कर सकते आप, ये कानून में। अब लेकिन इखलाकी जनाजा तो निकला, इखलाकी जवाल की बदतरीन मिसाल है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ उन्होंने कहा है कि वो जाएंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ एलिगेशन है कि उन्होंने उनके बंदों को 12 बंदों को प्रेशराइज किया है, डराया धमकाया है और उसके खिलाफ वो जा रहे हैं, उनका ये कहना है। लेकिन सिर्फ वही नहीं है, 12 की उनकी है, पंजाब की 12 की पंजाब में तहकीकात हो रही है, 20 पीटीआई के बंदों की तहकीकात हो रही है, चौधरी सरवर के हैं, तो ये सबकी तहकीकात हो रही है। इखलाकी तौर पर ये बहुत खतरनाक कहानी है। वैसे तो उन्होंने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, लेकिन लीगली तौर पर जो होता है कि नोटिस जारी करूंगा अपने लोगों को भी जिन्होंने इमरान खान ने तो कहा कि मैं पार्टी से ही निकाल लूंगा, उनको जवाब ही नहीं है पार्टी में रहने का। और उनके मिनिस्टर्स तो ये तक कह रहे हैं कि इनके घरों का घेराव करेंगे, इनके घरों का घेराव करेंगे। तो जनाब, इस हवाले से डिटेल डिस्कशन यहाँ पर जारी है। सेनेट के इलेक्शंस के बाद अब सेनेटर्स के साथ क्या हो रहा है, इस हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो अब बात करते हैं कुछ अवामी मसाइल के हवाले से। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट और कमिश्नर कराची के अहकामात के बावजूद डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमतें अज खुद बढ़ा दी हैं और इस वक्त दूध 100 रुपए फी लीटर में बेचा जा रहा है, जिस पर शहरी शदीद गम और गुस्से का शिकार हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या रद्द अमल दे रहे हैं। बहुत फर्क पड़ा है, हमारे पूरे महीने का मसला खराब हो जाएगा। ये तो पूरे जैसे पूरा यानी बजट हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा इस तरह। तो अब हम 2 किलो ले रहे हैं तो बढ़ गया, इसके अंदर 20 रुपये का इजाफा हो गया। भाईजान ये तो पता नहीं, इधर तो जो जैसे करे चलता है, दुनिया है चलती है भाई, कोई बोलने वाला तो नहीं है। नहीं, मकसद अभी 10 रुपये इन्हें मला है, पहले 90 रुपये लेते थे, अभी 100 रुपये ले रहे हैं। अभी खर्चे में तो फर्क तो पड़ेगा ही ना, जरूरत तो पूरी करनी है ना। जाहिर महंगाई हुई तो दूध पे भी असर पड़ रहा ही है ना, हुकूमत तो सो रही है और क्या करेगी। तो रिश्वतखोरियों से और ये सेनेट के लिए 5-5 करोड़ रुपए कहाँ से दे रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट तो भराए नाम ही है ना, बस जो चोर वगैरह है सब वो, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, एकदम शरीफ बन जाते हैं। और जो ये आवाम, सीधी सी बात है ना, जो आवाम में बेचारी सीधी सादी, उसको आगे जो है वो सारे चैनल वगैरह कि आप यूँ क्यों कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, पहले उनको तो जाके देखो ना यार। पीछे से जो डेयरी फार्म वाले हैं ना, वो हमें भाव बढ़ा के भाव चढ़ा के दे रहे हैं, जुआस बना दिया। इंजेक्शन की वजह से भी दूध की कमी पेशी हो गई है, लिहाजा फिर हमें मजबूरन आगे रेट बढ़ाना पड़ा। चले जी, आपने दुकानदारों का भी रद्द-ए-अमल सुन लिया, आवाम का भी रद्द-ए-अमल जान लिया। अब देख लेते हैं कि चेयरमैन डेयरी एंड कैटल फार्म्स एसोसिएशन पाकिस्तान के शाकिर उमर साहब हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं सारी सूरत हाल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज, कैसे हैं आप? अल्लाह का सर, इतनी प्राइसेस हाई कर दिए हैं। अभी हमने जब अपना शो स्टार्ट किया था तो हम कह रहे थे कि हमें सीजनल गिफ्ट मिलते हैं, लोड शेडिंग हो जाती है, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ जाती हैं। अब दूध दही का सीजन आ रहा है तो आप लोगों ने दूध के प्राइसेस हाई कर दिए। हम कौन होते हैं जी दूध के प्राइस हाई करने वाले? बात यह है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दुनिया के लिए महंगाई इतनी बढ़ रही है, डेयरी फार्मर्स के लिए भी बढ़ रही है। और हम तो देखिए हाई कोर्ट के अंदर खड़े हुए हैं, ये तो अज खुद लोगों ने बढ़ा दी हैं जो कीमतें। सर, अज खुद किन लोगों ने बढ़ा दी हैं? देखिए जी, मैं किसकी निशानदेही करूं, ये इंतजामिया जानती है, इंतजामिया के फ्रंट मैन है जिन्होंने बढ़ाए हैं। सर, इंतजामिया के फ्रंट मैन ने बढ़ाए तो आपने जाके बात नहीं की, नेगोशिएशन नहीं की कि अवामी ये रद्द अमल आ रहा है, आप लोगों को सुननी पड़ रही है, आप लोगों को प्रॉब्लम है, आप बात करें। देखें जी, कल कमिश्नर साहब से हमारी मीटिंग थी, कमिश्नर साहब से कल हमारी मीटिंग थी। उन्होंने मशरूत किए दूध की कीमतों को नोटिफिकेशन करने के लिए। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी पटिशन वापस लें, बसूरत का जुलाई तक मामले को खींचा जाएगा। तो मैंने कहा हुजूर आप नोटिफिकेशन कर दें, मैं पटिशन वापस ले लेता हूँ। तो सर, आप फिर पटिशन वापस ले रहे हैं अपनी? नहीं, पटिशन में वापस नहीं लूंगा जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं करेंगे, मैं पटिशन वापस। सर, एक चीज तो आप लोगों को क्लियर है ना कि एक तो आपकी तरफ से जब प्राइसेस हाई होती हैं तो दुकानदार जो लिस्ट फराहम की जाती है दुकानदारों को, उनमें वो अपनी तरफ से भी प्राइसेस हाई करके लिख देते हैं, जिसकी वजह से अवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इतनी ज्यादा दूध की कीमतें आप लोगों ने बढ़ा दी हैं, इससे शहरी परेशान है। आपको मेरे ख्याल में इसके बारे में सोचना चाहिए और इंतजामिया से बात करनी चाहिए कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो दूध की प्राइसेस हाई कर दी गई है। असल में जी ये हकायक हैं कि नोटिफिकेशन किसी और कीमत का होता है और शहर में फरोख्त किसी
और मेयार का और किसी और कीमत का दूध फरोख्त होता है, तो इसके ऊपर इंतजामिया को कार्रवाई करनी चाहिए। और ये भी हकायक है कि जो गैप होता है जैसे कि नोटिफिकेशन और शहर में फरोख्त होने वाले दूध को, उसे इंतजामिया के कुछ लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। तो सर कमिश्नर साहब से जब आपकी बातचीत हुई तो कितनी यकीन दहानी कराई उन्होंने आपको कि इस मसले को हल कर लीजिए? नहीं, वो तो इस मसले को जब तक हल नहीं करेंगे जब तक हम उनका मसला हल नहीं करेंगे। उनका मसला या तो हम पटिशन वापस लें या दूसरी सूरत में। पटिशन में क्या है, आप लोगों को क्या हर्डल है? देखिए, पटिशन हमने की है कि जी हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक कीमतें अदा की जाएं, नोटिफिकेशन किया जाए हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक, और कमिश्नर साहब वो करने को तैयार नहीं है। और जाहिर सी बात है, अब आला अदलिया में बात जा चुकी है और जब तक ही हमें नोटिफिकेशन नहीं देंगे हम पटिशन वापस नहीं लेंगे। कल फिर इंशाल्लाह ताला हम शाकिर साहब, ये बात तो बहस दर बहस चली जा रही है। आप ये बताएं कि आपका नोटिफिकेशन जो आपने पिटीशन दायर की है उसमें मुतालबा क्या है, सबसे पहले तो ये बता दें। और दूसरा, आपने इंतजामिया पे सारी बात सुनिए, सवाल सुनिए जरा। इंतजामिया के ऊपर आपने सारी डाल दी है जिम्मेदारी के इंतजामिया के लोग मिली भगत से करते हैं। आप चेयरमैन हैं डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन के, तो जो रेट तय किया जाता है कमिश्नर कराची के थ्रू मीटिंग के अंदर, वो क्या कंसेंसस से नहीं तय किया जाता और बाद में फिर आप के ही लोग शहरियों को मनमानी कीमतों पे दूध बेचते हैं? इसकी जिम्मेदारी तो सर आप पे आदी होती है। देखें, ये हमें पहले इसकी एक एक्सरसाइज है जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली जाती है। इनके कुछ इंतजामिया के लोग होते हैं, कुछ सारे तंजीमों के लोग होते हैं। उसके बाद पूरी एक्सरसाइज के बाद जो कीमतें आती हैं उससे कम का नोटिफिकेशन करते हैं। हमारा मुतालबा ये है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आए उसके मुताबिक नोटिफिकेशन किया जाए। तो फिर सर आपके मुतालबे पे अमल क्यों नहीं होता? आपने पूछा नहीं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से हर्डल क्या है? देखें कमिश्नर साहब, देखें रियासती ताकत इनके पास है। 5वीं FIR मुझ पे इन्होंने की है अभी पिछले दिनों, तो ये मारते भी हैं, रोने भी नहीं देते हैं। ये कराची से ताज़ा दूध खत्म करना चाहते हैं, ये डब्बा बंद दूध लोगों को पिलाना चाहते हैं। आप यकीन जाने रोजाना 2-3 फार्मर दिवालिया हो रहे हैं और अंदरूनी सिंध और पंजाब कह रहे हैं कि जो पैक दूध होता है उसके ऊपर आप ले जाना चाह रहे हैं, आप इल्जाम लगा रहे हैं हुकूमत के ऊपर। लेकिन इस हवाले से तो एक ऑलरेडी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये दूध है भी या नहीं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये जो दूध है, नेचुरल दूध है, उसे खत्म करने के लिए किया जा रहा है? जी कमिश्नर साहब आपको बेवकूफ बना रहे हैं। 85 रुपीज 85 रुपीज तो दूध जब फरोख्त होगा ना, जब फार्मर बचेगा। और फार्मर कैसे बचेगा? फार्मर को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक कीमतें दी जाएंगी या फिर डिमांड एंड सप्लाई पे ये पूरा निजाम प्ले किया जाएगा। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक कीमतें मिलेंगी तो फार्मर सरवाइव करेगा। और एक और चीज मैं बता दूं आपको कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हार्मोन पे बंदिश हो गई है। हार्मोन पे बंदिश के बाद हमारी प्रोडक्शन एकदम धड़ाम से नीचे आ गिरी है। 50 लाख लीटर रोजाना की कराची की पैदावार और तलब। सर बिल्कुल चले, अगर आपकी बात को इस तरह से मान भी लें तो आपके ऊपर आपने कहा कमिश्नर साहब जो हैं वो बेवकूफ बना रहे हैं। कमिश्नर साहब कहते हैं जी हमारे इनसे कंसेंसस हो जाते हैं, उसके बाद फिर इनकी कोई नई नई शराइत आ जाती हैं। आप अपनी जानिब, वो अपनी जानिब, लेकिन इस सारी सूरत हाल में अवाम पिस रहे हैं। सर आपको उनका तो ख्याल रखना चाहिए, उनके लिए अब आपको इस तरह के इकदाम करने चाहिए कि आप दोनों मिलकर बैठे और फिर एक जामे हिकमत अमली के तहत फहरिस्त दे दें प्राइजेस की। हम आवाम का एहतराम करते हैं जी, जैसे हम अदलिया के फैसलों का एहतराम करते हैं, हम भी आवाम का हिस्सा है अगर आप समझें तो। और आवाम का अगर इन्हें इतना ख्याल है ना तो ये दूध की पैदावार बढ़ाने की कोशिश करें। लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट, डेयरी डेवलपमेंट पाकिस्तान जैसे पंजाब गवर्नमेंट काम कर रही है, इन्हें ऐसे काम करना चाहिए। इन्हें अपनी ब्रीड को इम्प्रूव करना चाहिए, दूध की पैदावार को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हार्मोन पर बंदिश के बाद जो दूध की कमी हुई है उसे पूरा करने के लिए अच्छा शाकिर साहब, आप गवर्नमेंट पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं बार बार। गवर्नमेंट पे बिल्कुल आपकी बात सही है कि जिम्मेदारी आयद होती है, उसे रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है। लेकिन आपकी जानिब से जो आपके लोग दूध फरोख्त करते हैं, रिटेलर्स, और सप्लाई किया जाता है 85 रुपए लीटर में भी अगर दूध मिल रहा है तो वो क्या आप इस बात की सिक्योरिटी देते हैं कि वो खालिस दूध ही होता है? वो तो पानी मिला दूध होता है सर, आप उसको पानी मिला के पूरा करते हैं अपनी कीमत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आप बार बार कह रहे हैं।
मैं एक फार्मर हूँ, मैं फार्मर एंड से इस बात की जरूर गारंटी दूंगा कि हम खालिद दूध शहर को फराम करते हैं और हम पे चेक एंड बैलेंस रखता है। जो मिडलमैन होलसेलर है हमें वो पूरी कीमत उस सूरत में अदा करता है जब हम उसे खालिद दूध देंगे। अगर वो देखें, अगर हम जरा सा भी हल्का दूध देंगे या पानी मिला देंगे। सर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है, खालिद दूध कैसे दें, फिर आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम रिटेलर्स को खालिद दूध ही देते हैं तभी वो हमें पैसे देगा। तो यहाँ पे तो तजाद नजर आ रहा है। हरगिज़ नहीं कहा कि जी हम खालिश नहीं दे रहे, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम खालिश दूध दे रहे हैं और कराची जैसा दूध पूरे मुल्क में कहीं नहीं है। पर ये जरूरी है कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक कीमतें दी जाए ताकि दूध की पैदावार बढ़े, हार्मोन की बंदिश के बाद हम यही उम्मीद करते हैं कि आप इंतजामिया के साथ बैठ के ये मामला सॉर्ट आउट कर लें, क्योंकि सारी सूरत हाल में सबसे ज्यादा परेशान अवाम हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाकिर उमर साहब, चेयरमैन डेयरी एंड कैटल फार्म्स पाकिस्तान के चेयरमैन, हमसे इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे और जहां पर हम बात कर रहे थे कि हमें सीजनल गिफ्ट मिलते हैं, गर्मियों में हमें बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, वहीं पर पेट्रोल प्राइसेस के साथ साथ हमें जो है दीगर प्राइसेस भी हाई हो जाते हैं और उसके गिफ्ट मिलते हैं। नफी साहब, ये सारे इशू पे आप क्या बॉटम लाइन देना चाहेंगे? ना तो ये अवाम का ख्याल करते हैं और ना ये अदलिया का एहतराम करते हैं। अगर अदलिया का एहतराम होता और अवाम का ख्याल होता तो ये 100 रुपये फी लीटर पेट्रोल दूध जो है ना फरोख्त हो रहा होता। दूसरी बात ये है कि ये अपना बदला ले रहे हैं। अदलिया ने इंजेक्शन पे पाबंदी लगाई है, फिर ये कहते हैं कि हम खालिश दूध फराहम कर रहे हैं और शहर को सप्लाई हो रहा है, और फिर एक जानिब ये कहते हैं कि इंजेक्शन लगाने से हार्मोन की कमी की वजह से दूध की कमी पैदा होगी। अगर दूध की कमी पैदा हो गई तो फिर किल्लत होनी चाहिए थी शहर में दूध की किल्लत बिल्कुल नहीं है। इन्होंने क्या किया, इंजेक्शन का बदला लिया। कमिश्नर ने इनके खिलाफ FIR दर्ज की हुई है, उसका बदला लेने के लिए अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। ये इनकी आपस की जंग है और ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स हैं। इसका अदलिया को इनको नोटिस देना चाहिए। 100 रुपए लीटर दूध जो बेचना जो है ये अवाम का बेड़ा गर्क करना है, अवाम के साथ खेलना है। ये आपस की जंग में अवाम का पीस रहे हैं और इनकी आपस की रंजिश है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि मैं तो अपनी पिटीशन भी वापस नहीं लूंगा, अवाम का ख्याल रखना चाहिए। इंतहाई बेनिफिशियल डिस्कशन हम कर रहे थे। और पता सवाल लगता है कि सारे मामला अदलिया ही देखने वाली है, क्योंकि अदलिया के ऊपर ही सारी चीजें जा रही हैं। अब दूध का जो भी कीमतें हैं वो भी अब अदलिया को ही देखनी पड़ेंगी, एक पानी का मसला है वो भी अदलिया को देखना पड़ेगा। तो इस सारी सूरत हाल पर एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब आपको बताएं कि सेनेट चेयरमैन के बाद अगला मुकाबला है चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का, जिसके लिए सियासी जमातों में राबते जारी हैं। किसने जमात से किसने राब्ता किया है और क्या कहा है, क्या ऑफर दी है, इस हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं। सेनेट में सेटअप के लिए सेटिंग का आगाज, हलीफों ही नहीं हरीफों से भी राबते, सियासी सिग्नल्स हर जगह पहुंच रहे हैं। चेयरमैन सेनेट के लिए सियासी जमातें हर दर पर दस्तक दे रही हैं। जरदारी को नवाज शरीफ का पैगाम आया तो पीपल्स पार्टी रहनुमा मुतहर्रिक हो गए। मुस्लिम लीग नून के बजाय PTI से इत्तेहाद की तजवीज दे दी। पख्तूनख्वा में PTI की अहम शख्सियत से राबता भी कर लिया। डिप्टी चेयरमैन की पेशकश का फार्मूला भी बना लिया। उधर तहरीक इंसाफ ने बलूचिस्तान के आजाद सेनेटर्स पर नजरें जमा ली हैं, राबते शुरू कर दिए हैं। नवाज लीग भी सरगर्म है। फाटा से आजाद सेनेटर मिर्जा अफरीदी ने नवाज शरीफ से मुलाकात की और मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार आसमा शिराजी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। आसमा साहिबा, सेनेट इंतखाबात के बाद ऐवान बाला के चेयरमैन के लिए सियासी जमातों में जोड़ तोड़ शुरू हो गया है और बलूचिस्तान सियासी राब्तों और जोड़ तोड़ का मरकज भी बन गया है। आप क्या समझती हैं कि कौन सी जमात का हो सकता है चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट? देखिए, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन के लिए ही अभी कैंपेन चल रही है और ज़ाहिर है बलूचिस्तान के जो 6 या 8 का नंबर भी आ रहा है, वो जो सेनेटर्स हैं वो एक किंग मेकर या चेयरमैन मेकर जो है उसका किरदार अदा करेंगे। वो किसके तरफ जाते हैं, किसका पलड़ा भारी होता है, ये ज़ाहिर है कि ये खुफिया मालूमात ही रहेंगी, क्योंकि उनका जो डिसीजन है वो अभी तक तो आज़ाद रहने का है। वो किसको वोट करेंगे ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। हमारी जैसे वहाँ के जो नौमुंतखब सेंटर है काकड़ साहब से अपने प्रोग्राम में बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा कि अभी हम आज़ाद रहेंगे, यानी PMLN के साथ नहीं वो जाएंगे। तो बलूचिस्तान की असम्बली जो है वो तो बिल्कुल एक अलग सी शेप में है, उसका समझ नहीं आ रहा कि वो
किसको वोट करेंगे। PMLN के पास नंबर 33-53 उनको चाहिए, 33 उनके पास सेनेटर्स हैं, अब बल्कि 34 हो गए हैं। वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलते हैं जिनके सेनेटर्स की तादाद 20 है। मौलाना के हामी जो उनके हमायत रही हमेशा से मौलाना, वो भी उनके साथ हो सकते हैं, और ANP के जो सेनेटर्स हैं वो भी उनके साथ, एक ये वो बचे हैं वो भी उनके साथ जाते हैं। PK मैप के भी 2 सेनेटर्स हैं। सो देखना यही है कि उनके PMLN के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि ऐसा ये भी हो सकता है कि ऐसा कोई कैंडिडेट हो जाए जिसके ऊपर दोनों एग्री कर जाए, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सेनेट, और वो रज़ा रब्बानी साहब एक ऐसे उम्मीदवार के तौर पे सामने आ सकते हैं जिन पे दोनों पार्टियां ही नहीं बल्कि शायद पूरा जो सेनेट है वो मुत्तफिक हो जाए। अच्छा आसमा साहबा, आप बलूचिस्तान असम्बली की बात की और चेयरमैन सेनेट के लिए रज़ा रब्बानी ऐसे उम्मीदवार हैं जिस पर सब मुत्तफिक हो सकते हैं। ये भी बताइएगा कि तहरीक इंसाफ भी अब चेयरमैन सेनेट के लिए मुतहर्रिक हो गई है। PTI ने पहले मरहले में छोटे ग्रुप से बात करने का फैसला किया है, आप क्या समझती हैं, कुछ हासिल हो पाएगा, कुछ गेन्स मिलेंगे PTI को? देखिए, तहरीक इंसाफ को जो हासिल होना था वो भी हासिल नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ की तकरीबन जो नशिस्तें बनती थी उसमें से भी 2 उनको कम मिली हैं। 5 उनके सेनेटर्स मुंतखब हुए हैं, उनके 7 बनते थे। उनको PTI को पंजाब में कोई चांस नहीं था, लेकिन वहाँ पे भी उनकी एक चौधरी सरवर साहब की नशिस्त आ गई। तो उस हिसाब से देखा जाए तो टोटल नंबर उनका 12 या 13 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बनता है। तो PTI तो इस पोजीशन में इस वक्त नहीं है। अलबत्ता हर सूरत में अपर हाउस के अंदर इनको अलायंस ही बनाना पड़ेगा। वो अलायंस किस किस का आपस में बनता है और वो कितना पावरफुल होगा, कितना कामयाब होगा। मसलन PTI क्या पीपल्स पार्टी के साथ मिल सकती है तो उनका नंबर 53 का पूरा हो जाएगा, या पीपल्स पार्टी और PMLN मिल सकती हैं तो उनका नंबर, जो कि ज़्यादा इम्कान मौजूद है। इसी तरह से अगर PTI पीपल्स पार्टी आज़ाद जो कि अच्छा आसमा, आप लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। हमें इस वक्त अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ज्वाइन कर रहे हैं। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। ये बताइएगा सेनेट इंतखाबात में क्या होने जा रहा है, अब चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन का इंतखाब होने जा रहा है, तो नंबर्स क्या कहते हैं, आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है, चेयरमैन सेनेट कौन होने वाला है? जो नाम मंडी में चल रहे हैं वो तो नहीं होंगे जी। अच्छा, जो मंडी में नाम चल रहे हैं इस वक्त 5-6 वोटों का फर्क है। देखना यह है कि क्या तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी मिल जाती है वोट डालने की हद तक, और फजलुर रहमान और MQM क्या फैसला करते हैं। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एज ए पॉलिटिकल वर्कर कि शायद ना रज़ा रब्बानी हो और ना उधर से कोई हो। अगर पीपल्स पार्टी जीती तो वो कोई नया नाम लाए, और नून ने अगर बंदे जिस तरह लगे हुए हैं, ये तो मंडी है, जो भाव लग रहा है जिस तरह मसला है, 5-5 करोड़ पे विकेट है। एक मेंबर गया है, और एक खुद परवेज खटक ने कहा है कि कल अखबारों में था कि 20 मेंबर मेरे बिके हैं जी। खुद MQM कह रही है मेरे 14 मेंबर बिके हैं। अगर 5-6 मेंबर बिक गए और जी, तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा। सर, पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान बड़ा कांटेदार मुकाबला तो होगा। मंडी के नामों के हवाले से आपने बात की, लेकिन उससे हट के कौन से नाम है सर, कुछ हमें भी बता दीजिए। बस आप देख लेना इस वक्त जो नाम चल रहे हैं, शीरी रहमान और मुंडे वाला, क्या नाम है उसका, सलीम मांडवी वाला साहब। है जी, सलीम मांडवी वाला जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। सलीम मांडवी वाला, शीरी रहमान के, और मांडवी वाला को भी आप कंसिडर करें। और नून में राजा जफरुल्लाह को उनके पास एक चॉइस है, लेकिन वो और नामों पे भी सोच रहे हैं, क्योंकि उनके ख्याल में जो मुशाहिद हुसैन और दूसरे कई उनके नाम जो हैं, उनका ख्याल है इन सब की पार्टी एक ही है। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा, PMLN की आप बात कर रहे हैं कि राजा जफरुल हक का नाम शायद हो और दूसरे जो उम्मीदवार हैं उनका नाम हो। एक अफवाह ये भी चल रही है, या आप उसे खबर कहें, अफवाह कहें, क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं है, परवेज रशीद साहब को बनाने की कोशिश की जा रही है। इस पर आप क्या तबसरा करेंगे? सामने रखेंगे दिखावे के लिए, इतने भी वो बेवकूफ नहीं है। शहबाज शरीफ को उन्होंने विकेट के दोनों तरफ खेलने के लिए आगे किया है, और इलेक्शन से पहले मेरा ख्याल है अगर इलेक्शन तक उसका फाइनल नहीं हो जाता तो अभी 3-4 मेंबरों की, आज हमारी रिट 8 को लग रही है, 4 मेंबरों को अभी उन्होंने रोका है, जिनमें से 3 को अपने देने होंगे प्रूफ। चौधरी सरवर साहब तो दे चुके हैं कि अभी मैं विड्रॉ कर चुका हूँ नेशनल डुअल नेशनलिटी को,
और हमारे पास ऐसी इतलात हैं कि नून के 4 मेंबर और डुअल नेशनलिटी के हैं। अच्छा। आज हाई कोर्ट में हम पेश हुए थे आमिर फारूक साहब की अदालत में। जी जी। उन्होंने इसको 8 तारीख पर कर दिया और इलेक्शन कमीशन को नोटिस दिया है। चीफ जस्टिस साहब तो नोटिस ले चुके हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के पास 184(3) के इख्तियारात नहीं होते या 199 के नहीं होते। सो इसलिए ये बड़ा इलेक्शन जो है सेनेट का, अगर 3-4 वोट बिक गए तो पीपल्स पार्टी भी आ सकती है। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर इस तरह से हुआ तो पीपल्स पार्टी भी आ सकती है। ओवरऑल अगर सेनेट इलेक्शन की सूरत हाल देखें तो बड़ा स्मार्ट मूव किया है पीपल्स पार्टी ने, इस पे आप क्या कहेंगे? और हॉर्स ट्रेडिंग जो हुई है उसके ऊपर क्या कहेंगे? सर इन्वेस्टिगेशन तो बनती है। ऑफ कोर्स, क्या कहूंगा मैं, मेरा ख्याल है कि जो बात मैंने की जिस पे सारी कौम ने मुझ पर इतने प्रोग्राम किए, ऐसी असम्बलियों पे अल्लाह का सपारा 3 में सूरत अल इमरान में और आयत नंबर 61 में आता है, लानतुल काज़मीन, जो बिकते और बकते हैं और बकवास करते हैं ऐसी मंडियों में तो अल्लाह का कुरान, अल्लाह का नबी उन पे लानत भेजता है। तो ये असम्बलियों को क्या इज्जत मिलेगी जी? ड्रग माफिया के लोग हैं, क्या इज्जत मिलेगी इसमें? सजा याफ्ता लोग हैं। फार्म में 19 तरामीमें की गई हैं, सब काम नून ने प्लानिंग के तहत किया है जी। ये जितनी हल्का बंदियां प्लानिंग के तहत हो रही हैं। नून लीग को पता है कि अगर हम इक्तदार में ना आए तो हम जेलों में गल सड़ जाएंगे और उनकी लूटी हुई दौलत से उनकी बचत नहीं हो सकती। सो पाकिस्तान का सियासी ढांचा बहुत ही इम्तहान में है और बहुत ही एक आप कहें कि क्राइसिस में है। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा शेख साहब ये भी बताइएगा, चूंकि नून लीग और इमरान खान साहब पीटीआई के चेयरमैन हैं, इस वक्त बात यानी सभी जमातें तकरीबन ये कह रही हैं हॉर्स ट्रेडिंग हुई है और चारों सूबों में हुई है, जैसे आपका भी तबसरा ये बता रहा है, तो आप क्या समझते हैं डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए सेनेट के? और इसके अलावा लेकिन सियासत में हूँ जी, ये बात सुन रहा हूँ कि डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए। सही। जो आदमी, जो शरीफुल नफ्स आदमी है, जिसके पास ड्रग की कमाई नहीं है, जो लेन देन पे यकीन नहीं करता, मैंने जब से आंखें खोली हैं 85 की असम्बली का रिकॉर्ड निकालें, सब लोग यही तकरीरें करते थे कि सेनेट का डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। 40 साल में तो नहीं हुआ, तो अब तो हम क्या कह सकते हैं जी, बातें ही बातें। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पॉपुलर इलेक्शन हो जाता तो बड़ा अच्छा हो जाता, लेकिन खैर ना हो सका। सर हॉर्स ट्रेडिंग तो अब हो गई है और अब इस सूरत हाल से अब जो भी चेयरमैन सेनेट होगा या डिप्टी चेयरमैन होगा डेफिनेटली वो सबके सामने आ जाएगा, लेकिन सर इसको रोका कैसे जा सकता है? भाई यही जो भी आपने कहा कि अवाम के डायरेक्ट इलेक्शन हो, अगर अवाम को कुछ नहीं आता तो चले। अब तो देखें वोटर भी बिकते हैं जी, वोटों का ये सारा अमल नीचे तक चला गया है। कश्मीर के इलेक्शन में जिसके 10 वोट थे उसके घर में 50,000 रुपया कैश दिया गया। तो अब क्या मैं कर सकता हूँ, अपने लोगों का अपना ही पोस्टमार्टम नहीं कर सकता। अच्छा शेख साहब ये भी बताइएगा, चूंकि अब जनरल इलेक्शन, शेख रशीद साहब से हमारा राबता मुनक़ता हुआ है और वो हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से कह रहे थे सन 85 से ये चीजें देख रहे हैं सब, और हमेशा से सारी जमातें बातें करती हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग को रोका जाए, लेकिन होता नहीं अल्टीमेटली। बहरहाल आसमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। आसमा ये भी बताइएगा कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए सियासी जमातें जो आपस में राब्ते कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि इस सियासी सूरत हाल में नून लीग और तहरीक इंसाफ का कोई इत्तेहाद हो सकता है या पीटीआई और पीपल्स पार्टी का होगा? क्या देख रही हैं आप? मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन जो है वो किसी भी मामले के ऊपर एक स्टैंड ले सकते हैं, और ऑलरेडी हमने ये खबरें सुनी थी कि अगर रज़ा रब्बानी साहब उम्मीदवार हुए, अगर पीपल्स पार्टी ने उनको उम्मीदवार किया तो शायद पीएमएल-एन उसके ऊपर एतराज़ नहीं करेगी और उनको अपना उम्मीदवार बना लेगी या उनको वोट करेगी। अगर तो ऐसा होता है, ये भी एक सूरत है और इसके इम्कानात मौजूद हैं। मेरे अपने ख्याल में अगर ऐसा होता है तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जो खालिक हैं उनमें एक बड़ा नाम उनका भी है। हो सकता है कि रज़ा रब्बानी साहब के ऊपर अगर आगे जाके सिचुएशन बनानी है और पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी दोबारा इकट्ठे खड़े होना चाहते हैं, क्योंकि 2018 के इंतखाबात में भी वाज़ेह अक्सरियत किसी को मिले ना मिले कह रहे हैं, और इनके मुताबिक सेनेट इंतखाबात में पैसा चला है, इसका हिसाब किताब होना चाहिए। क्या समझती हैं, दोनों का मौक़िफ़ एक ही है? देखिए ये मौक़िफ़ तो सबका ही है। कब पैसा सेनेट के इलेक्शन में नहीं चला? जब से हम इलेक्शन को देख रहे हैं, सेनेट इंतखाबात को कम से कम 2002 से लेके अब तक जनरल मुशर्रफ की असम्बली में इसलिए पैसा उस हद तक नहीं चला क्योंकि जनरल मुशर्रफ की असम्बली एक डिक्टेटर की असम्बली थी और एक किंग्स पार्टी थी वहाँ पे, तो वो तो बिल्कुल तय था कि वो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम था। लेकिन उसके बाद 2008 में के जो इंतखाबात हुए थे, उसके बाद जो सेनेट बना उसके अंदर भी पैसा चला, उससे पहले भी और उससे पहले भी चलता रहा है। जब भी
जनरल मुशर्रफ या ज़ियाउल हक या डिक्टेटर के ज़माने में से पहले होते रहे हैं, ख़ास करके जो 90 की दहाई की सेनेट थी उसके अंदर। सो ये बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, लेकिन ये बड़ी बात नहीं रही अब, और ये बड़े अफसोस की बात है कि ये बड़ी बात नहीं रही। सीटें ज्यादा गई हैं। अगर देखा जाए तो केपीके की असेंबली के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक नशिस्त ऊपर गई है, और जो दिलावर खान साहब की पीएमएलएन की थी, जो कि समीउल हक साहब से वादा किया था पीटीआई ने, वो एक ऊपर गई है। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि सेनेट इंतखाबात जो हुए हैं और इसके अंदर जो डेवलपमेंट हुई है, रिजल्ट जो आया है, बड़े अपसेट भी हुए हैं? आप क्या समझती हैं सिंध और पंजाब केपीके से, तो क्या आइंदा आने वाले इंतखाबात पर इसका कोई इम्पैक्ट आएगा? नहीं, इस बात का तो आम इंतखाबात से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था, सीक्रेट बैलेट के ऊपर था, और फिर असेंबलियों ने किया, मुंतखब लोगों ने किया। आम इंतखाबात पे इसका कोई असर नहीं है। अलबत्ता ऐवान बाला के अंदर असर होगा, कानून साजी के अंदर असर होगा, और बहुत सारी कानून साजी जो कि हुकूमत आती है और उसका हाउस में उसकी बहुत वाज़ अक्सरियत नहीं है, जो कि अभी नहीं है, तो फिर उसके लिए ज़रूर होगा, और एक हंग किसी इन्वायरमेंट जो है वो रहेगी। तो मेरा ख्याल है कि उस एतबार से अगर देखा जाए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। अब देखना यही है कि वो किस तरह से मैनेज करती है जो भी आगे वाली हुकूमत होगी, लेकिन ठीक है, आगे की हुकूमत इस साल को किस तरह से मैनेज करती है। बहुत शुक्रिया। सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी इस वक्त गुड मॉर्निंग आज से गुफ्तगू कर रही थी। और अब यहाँ पर सबा हम लेंगे एक ब्रेक, और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे और बात करेंगे PSL सीजन 3 के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज अब आपको बताएंगे कि वालिदैन अपने बच्चों की परवरिश और नशोनुमा के लिए हर हद तक जाने को तैयार होते हैं और फाके बर्दाश्त करने समेत हर कुर्बानी दे सकते हैं। माँ बाप के लिए इससे बढ़कर अंधोनाक सूरत हाल कोई और नहीं होती कि वो अपने बच्चे को मुनासिब ग़िज़ा फराहम ना कर सकें। आपको बताएं कि आज पाकिस्तान में तकरीबन 42% बच्चों की नशोनुमा ठीक नहीं हो पा रही है, और हमारे मुल्क को इस वक्त नाक़िस ग़िज़ाइयत के हवाले से संगीन हंगामा भी दरपेश है। इस हवाले से एक रिपोर्ट है, वो देखते हैं। माशरे की बेअतनाई और गुर्बत पाकिस्तान के लाखों बच्चों को मुरझा रही है। हाल ही में यूनिसेफ ने पाकिस्तान को बच्चों की अमवात के हवाले से दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क करार दिया, और तकरीबन 9 मौलूद की शरह अमवात 46% हो गई है। पाकिस्तान में तकरीबन 6.9 में पैदाइश से ही ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होते हैं, और फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चे या तो दुबले होते हैं या उनका कद छोटा रह जाता है। स्टैंडर्ड ग्रोथ के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में 3रे नंबर पर है। अपने ये रिपोर्ट देखिए और यूनिसेफ के स्टेटिस्टिक्स भी इसमें बताए गए हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें इस वक्त स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अली फैसल सलीम, आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल से वाबस्ता हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, और प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। थैंक यू सर। ये भी बताइएगा कि सबसे पहले बताएं कि मेल न्यूट्रिशन और या स्टंटिंग ग्रोथ ये है क्या, इसकी वजूहात क्या होती हैं और इकसाम कितनी है इसकी? यार जैसे आपने अभी जो रिपोर्ट चलाई है, बहुत क्लियरली उसमें मैसेज एक लिखा था, मेल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है नशोनुमा के लिहाज से ग़िज़ाइयत की कमज़ोरी। ये 2 अक़साम की होती है आमतौर से। एक होता है फौरी, कुछ अरसे में, जैसे कहीं ड्राउट आ गया, कहीं खुशहाली आ गई, कहीं सैलाब आ गया, तो वहाँ पे ग़िज़ाइयत की कमज़ोरी हो गई, जैसे हमने पिछले दिनों थर के अंदर देखा, ये सूरत हाल थी। एक होता है बहुत अरसे तक आपके बच्चे हिट होते रहें किसी चीज़ से, और आहिस्ता आहिस्ता करके उनके मुतासिर होते रहे। नशोनुमा को हम आम तौर से 2 लफ्ज़ों में याद रखते हैं। नंबर 1, अगर आपके बच्चे का वज़न बढ़ रहा हो उम्र के लिहाज से, या बच्चे की लंबाई बढ़ रही हो उम्र के लिहाज से। अगर लंबाई नहीं बढ़ रही हो उम्र के लिहाज से तो उसको हम स्टंटिंग ग्रोथ कहते हैं। अच्छा। तो जो लंबाई है वो आहिस्ता आहिस्ता असर अंदाज होती है, जबकि जो वज़न है वो फौरी असर अंदाज है। तो सपोज़ करें कि कोई बच्चा अचानक से उसको डायरिया हो जाता है तो उसका वज़न अचानक से कम हो जाएगा। आम से एक्यूट मेल न्यूट्रिशन यानी फौरी ग़िज़ाई की कमज़ोरी के मुब्तला हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर एक बच्चा जिसको पानी ही साफ़ नहीं मिल रहा, अगर एक बच्चा जिसको ग़िज़ा सही नहीं मिल रही, तो उसकी शुरू से ही ग्रोथ मुतासिर होगी। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में तो ये सारे मसाइल मौजूद हैं, और स्टेटिस्टिक्स जैसे आए कि 42% ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा परसेंटेज होना ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात है, क्योंकि पाकिस्तान तो एक ज़रखेज़ मुल्क है, अफ्रीकन कंट्री तो है नहीं कि वहाँ पे
गलत हो सकती है, इस पर क्या आपकी पॉइंट ऑफ व्यू है? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। इसमें ना दो पहलू हैं। पहले नंबर एक जो आपने अभी भी दिखाया था कि पैदाइश से ही हमारे बच्चे कमज़ोर हैं। तो अगर आप देखें हमारी बर्थ स्पेसिंग नहीं है, अगर देखें तो वालिदैन जो हमारे हैं उनकी जो वालदा है हम उस पर तवज्जो नहीं देते। मदर जो है हमारी मेल नरिश्ड हैं, हमारी जो माएँ हैं उनको ग़िज़ाइयत की वो बार बार बच्चे पैदा किए जा रही हैं। ना सिर्फ उनकी ग़िज़ा का कोई ख्याल रखने वाला है बल्कि घर के माशी हालात भी कोई इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे आपने अभी बताया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब इस पर अलार्म फील करें क्योंकि पाकिस्तान नंबर 3 है हाईएस्ट स्टंटिंग ग्रोथ के अंदर, यानी कि हमसे ऊपर सिर्फ 2 मुल्क हैं। इससे सेम फॉर अस कि हम इसमें बहुत पीछे हैं। नंबर 2 हमारी जो नौमौलूद की शरह अमवात है वो भी बहुत ज़्यादा है। आपने भी जैसे कहा कि हम ज़रखेज़ मुल्क हैं, इसका ताल्लुक सिर्फ ज़रखेज़ी से ही नहीं है, वरना तो बहुत सारे और ममालिक हैं जहाँ बारिशें होती रहती हैं। मसला और भी है, बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, मैटरनल फैक्टर्स हैं, बच्चों के अपने फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं। ये सारे फैक्टर्स मिलकर बच्चों की ग्रोथ को ख़राब कर रहे हैं। अच्छा सर, बिल्कुल फैक्टर्स के हवाले से तो आपने जिक्र किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आधी रोटी खा के सोते हैं। तो आप सोचें कि फिर स्टंटिंग ग्रोथ तो होगी और डेफिनेटली मेलन्यूट्रिशन भी होगा। इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है? क्योंकि हम देखते हैं कि हम अवेयरनेस भी देते हैं, प्रोग्राम्स भी तरतीब देते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, अपने असरात दिखा रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और अंदर जाएं, डिग करें इस चीज़ को। नंबर 1, हमारी सब्जियां किस पानी से बन रही हैं? ठीक। हमारी फर्टिलाइजर से हो रही है? हमारे पास बच्चों को जो ग़िज़ा मिल रही है उसमें कितने ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ग़िज़ा के अंदर मौजूद हैं? हमारी ग़िज़ा के अंदर कितनी आयरन मौजूद है? हमारे जो मदर है उस पर कितनी तवज्जो हम दे रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को वैक्सीन करा रहे हैं? हमारी ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि मालदैन जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं वो रेट कम से कम होता जा रहा है। हमारी और रूरल डिस्पैरिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। सो कोई एक फैक्टर नहीं है, इट्स ए ह्यूज मल्टी। यही बात मैं कह रही हूँ कि मेल न्यूट्रिशन के हवाले से लोग सिर्फ ये कह देते हैं कि जी खाना कम खाते हैं तो वो मेल न्यूट्रिटिव है। ऐसा नहीं है। मेल न्यूट्रिशन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मेनली क्या चीज़ ऐसी होती है जिसकी वजह से मेल न्यूट्रिशन होता है और उसके बाद फिर ये ग्रोथ के इश्यूज़ आते हैं और फिर डिफरेंट इशूज़ होते हैं। और मेरा ख्याल है कि इसको डिवाइड कर दें, मेजर कॉज डिवाइड कर दें। पहले तो आप ये डिवाइड कर लें कि जी मदर की वजह से जो बच्चों को हो रही है, ठीक है, तो आप मदर पे तवज्जो दें। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई अगर मदर प्रेग्नेंट हो जाती है तो हमारे यहाँ तो प्लांट प्रेगनेंसीज ही नहीं होती हैं। सो हम पहले मदर को न्यूट्रिशनली तो डिप्राइव करें, मदर डिप्राइव है नंबर 1। फिर बच्चा जब पैदा हो जाता है उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, उसको वैक्सीन दें। हमने ये भी देखा है कि वो बच्चे जो कि मेल नरिश्ड हैं उनके अंदर वैक्सीन कम काम करती है बिकॉज उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है। दूसरा, साफ़ पानी। हमारे यहाँ किसी बच्चे के पास साफ़ पानी नहीं है। हमारे यहाँ आजकल पानी जो है बॉइल वाटर तो हम सोच भी नहीं सकते कि इस्तेमाल करें। हर जगह कैन वाटर सप्लाई हो रहा है पूरे बच्चे को, पानी की सप्लाई। देन फूड आइटम्स। दूसरा ये कि मुतवाज़न ग़िज़ा कि क्या ग्रोथ के अंदर फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स सब मिलके बने। अच्छा सर, एक चीज़ मेल न्यूट्रिशन के हवाले से, डाइट के हवाले से भी हम सब जानते हैं, जैसे कि कहा कि अनप्लान जो है वो वहाँ पर डिलीवरीज हो रही होती हैं तो वो पहले से प्लान नहीं होती। सर वाटर के बारे में बताइए कि एक बेसिक बैलेंस वाटर कितना ज़रूरी होता है और अगर ना हो तो कितना आप मेल न्यूट्रिशन की तरफ जा सकते हैं? हमारे यहाँ जो हमने अभी आप सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों पाकिस्तान कराची के मुख्तलिफ जगहों से पानी चेक किया था, उसमें बताया था कि पानी पीने काबिल नहीं है। सो नंबर 1, पानी के बिल्कुल पीने काबिल नहीं है। हमारे यहाँ बहुत मसले हैं पानी के। यही पानी जो कि ख़राब है और अगर हम इसको उबाल के इस्तेमाल और फिल्टर करके इस्तेमाल नहीं करें तो हमारी गट में जाएगा। ठीक है सर, उबालने का क्या तरीक़ाकार होता है, किस तरीके बैलेंस वाटर अपने शामिल कर सकते हैं, ये जानेंगे। लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ है एक इंस्टेंट ब्रेक का, सो कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो वक्फे पर बात हो रही थी स्टंटिंग ग्रोथ के हवाले से। हमारे साथ डॉक्टर अली फैसल सलीम मौजूद हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं। सर, आपने वजूहात बहुत सारी बताई कि बर्थ स्पेसिंग का मसला है, मेल न्यूट्रिशन का मसला है। अब ये मसाइल तो हमारे पास यानी हमारे सूबे में, हमारे मुल्क में मौजूद हैं, ग्राउंड रियलिटी है ये। क्या किया जाए कि इन सारी चीज़ों से किनारा कशी इख्तियार की जा सके या इन सारी चीज़ों से बचा जा सके? अल्टीमेट जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की होती है, लेकिन गवर्नमेंट हमें नज़र नहीं आती सीरियस इस मामले पे। आवाम क्या करे, एक आम आदमी क्या करे कि इन सब चीज़ों से बचे? इससे निकलना ना एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। मैं आपको बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। अभी वर्ल्ड बैंक ने सिंध गवर्नमेंट को $61 मिलियन की ग्रांट दी है
कि स्टंटिंग ग्रोथ पे काबू किया सिर्फ स्टंटिंग ग्रोथ के ऊपर काबू पाने के ऊपर। एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्यों दिए, इसकी वजह ये कि थरपारकर के अंदर और उमरकोट के अंदर जो क्रॉनिक स्टंटिंग है वो 63 और 66% तक पहुंच गई थी। सो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी और ये इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि हम हर साल एक स्टंटिंग कम करेंगे। तो अगर हम 50 पे थे तो अब हम 49 पे जाएंगे और 2021 में जाके हम जाएंगे। सीरियसली कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। पारकर की जो सूरत है, स्ट्रक्चर देखें उस इलाके की और वहाँ पे रहने वाले लोगों का आप हाल देखें तो सिर्फ बच्चे ही नहीं, मुझे तो वहाँ पर जो बूढ़े हैं, जवान हैं, वो भी मेल न्यूट्रिटिव नजर आते हैं। उनके अंदर भी आप देखें सिर्फ उनकी स्केलेटन्स हैं, उनके पास बोन्स हैं। मतलब इतनी ग्रांट देने के बावजूद भी अगर आप उनको प्रॉपर खाना भी प्रोवाइड नहीं करते तो ये बातें तो बड़ी बात की हैं कि जी साफ पानी दें, आप पहले उनको ग़िज़ा तो प्रोवाइड कर दें। सब ये 50 साल का मसला है, ये आज का मसला नहीं है। ये शुरू से आहिस्ता 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 करके बढ़ता जा रहा है और अब ये इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लोग हमें कह रहे हैं कि यार आपके बच्चे जितना उनको लंबाई होनी चाहिए थी वो लंबे नहीं हो रहे हैं। तो ये अब बढ़ता जा रहा है और इस पर अब हमें बहुत सीरियस होना चाहिए। अब हम कर क्या सकते हैं इसको कम करने के लिए? नंबर 1, हर लेवल पे जाके ना प्रमोट करनी पड़ेगी न्यूट्रिशन को। हमें कम्युनिटी के लेवल पे जाके प्रमोट करना पड़ेगा, हमें मस्जिदों से प्रमोट करना पड़ेगा, हमें स्कूल से प्रमोट करना पड़ेगा, हमें पेरेंट्स को एजुकेट करना पड़ेगा। हमने अपनी रिसर्च की थी कि अगर हम वालदा को, पेरेंट्स को टीच करें कि भाई आप ग़िज़ा 6 महीने पे शुरू करेंगी और ये ग़िज़ा देंगी, उन बहुत अच्छी हुई है। तो हमें अपने करिकुलम के अंदर लाना पड़ेगा। लेडी हेल्थ वर्कर को सिखाना पड़ेगा कि अम्मा के पास जाती है तो ना सिर्फ ये बताए बल्कि ये चीज़ें भी बताए कि ग़िज़ा क्या देने की ज़रूरत है। तो लेडी हेल्थ वर्कर्स को हमने स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप आगाही की बात कर रहे हैं, अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। अवेयरनेस कैंपेन्स तो बहुत सारी चलती रही हैं और अभी भी चल रही हैं और फ्यूचर में भी चलती रहेंगी। आप बात कर रहे हैं कि आने की ज़रूरत है ख़ानदान की सतह पे, तो ख़ानदान की सतह पे वो औरत क्या करे जहाँ पर बर्थ स्पेसिंग का जो आपने जिक्र किया वहाँ पे उसकी बात नहीं मानी जाती, ख़ानदान वाले ही ताने देते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस सिचुएशन को या इस माइंडसेट को हम कैसे तब्दील करेंगे? तो हमारी सोसाइटी का अल्टीमेट अलमिया तो यही नज़र आ रहा है। अभी आपने ना बहुत सिंपल सी एग्जांपल देखी थी, ज़ैनब का केस जो हुआ था, उसमें हम सब ने पूरे पाकिस्तान को एजुकेट किया उस चीज़ पे जिसमें हम बात नहीं करते थे कभी। ठीक है, हमें बात करनी पड़ेगी, हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, हमें महकमों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा कि जो प्लानिंग कमीशन है वो इससे बात करे और जो है जो स्टार वाला महकमा है वो न्यूट्रिशन से बात करें, IMNC वाले न्यूनेटल से बात करें, सारे महकमे के साथ बैठ के इसको प्लान करें। हम सब अलग अलग मस्जिदें नहीं बनाएं, गवर्नमेंट के लोग साथ बैठें, जो NGOs इन इलाकों में काम कर रही हैं वो गवर्नमेंट के साथ मिलके काम कर रही हैं, उनको और प्रमोट करें ताकि ग्राउंड लेवल पे चीज़ें अच्छी हो सकें। हमें अब बात करना पड़ेगा, आपको अंदाजा हो रहा है कि हमें अवेयर करना पड़ेगा, हमें बात करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगी कि अब अगर एक घर है जिसके अंदर इतनी पॉवर्टी है कि वहाँ पर खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और बेचारे इंतज़ार करें कि कोई उनको एड दे दे, कोई खाना दे दे, लेकिन जो घर में अगर उनके पास कोई चीज़ अवेलेबल है या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, क्या चीज़ ऐसी पका के खा सकते हैं कि एटलीस्ट उनको प्रोटीन तो मिल सकती है बहुत कम कीमत पे, उनके घर में क्या अवेलेबल चीज़ हो वो उस हवाले से कुछ कर सकते हैं? इसमें मैं 2 बातें करूँगा। पहली बात मैं आपको ये कहूँगा कि क्या खा सकते हैं। तो दाल, सपोज दाल होती है, लेकिन अगर आप 3 दालें मिला देंगी तो गोश्त के बराबर है। जैसे वो मिक्स दाल होती है, सो दैट्स ग्रेट। अगर आप एक सब्जी बनाएंगे, आपने पालक बनाई तो पालक, अगर आपने 3 सब्जी मिला के बनाया तो आपको सारी न्यूट्रिशन मिल गई। सो सिंपल रूल ऑफ थंब ये होना चाहिए कि मिक्स करें, खानों को मिलाएं, खानों को मिला के अपने बच्चों को दें, दालें दें, राइस दें, मतलब हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। इस तरह से भी हम ये कमी पूरी बिल्कुल कर सकते हैं। और दूसरी बात जो आपने की ना कि एक फैमिली के अंदर पावर्टी है, उस पावर्टी को कैसे एलिवेट किया जाए, ये हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पीरू की है। पीरू के अंदर बहुत सारे लोग बहुत कम थे, वहाँ पे बिल एंड गेट्स मेलिंडा फाउंडेशन ने कैश ट्रांसफ़र करना शुरू किया। हमारे पास अगर आप देखें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक कार्ड इजाद किया था जिसपे हम लोगों को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे थे। दैट्स वन इम्पॉर्टेंट वे टू गो अबाउट इट कि अगर फैमिली क्राइसिस के अंदर है तो कैश ट्रांसफ़र करें ताकि उनकी ग़िज़ा की कमी को पूरा किया जा सके। जहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग वाइट कॉलर हैं, वो नहीं जाना चाहते कि ज़कात का पैसा मिले, बट दैट कैश ट्रांसफ़र कैन हेल्प। तो हमारे पास बहुत सारा रिसर्च मौजूद है, इस चीज़ पे काम हो चुकी है। इट्स टाइम टू एक्ट, इट्स टाइम टू वर्क टुगेदर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली फैसल, आप हमारे शो के ऊपर आए और डेफिनेटली आज बहुत ज़बरदस्त बात की है मेल न्यूट्रिशन के हवाले से, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें हमारे मुल्क से ख़त्म करना है, क्योंकि हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा है और ये इसी तरह से ख़त्म होगी कि इसके लिए हम सब मिलकर ताउन करें, कैश भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
आसपास जो लोग हैं, अगर वाकई में वो लगता है आपको कि वो वाकई गरीब है, वाकई उनके घर में खाना नहीं है, तो एटलीस्ट आप उनके घर में खाना भी पहुंचा सकते हैं। तो ये बात हो गई स्टंटिंग ग्रोथ के हवाले से। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और सबा बात कर लेते हैं फाइनली, हमारा जो सीजन इस वक्त उरूज पर है, क्रिकेट फीवर चल रहा है। PSL की बात करते हैं। शारजाह में पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे मरहले के मैचेस मुकम्मल हो गए हैं। इवेंट में कल आराम का दिन, आज से दुबई में दोबारा एक्शन होगा। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर की टीमें आज टकराने जा रही हैं। मुल्तान सुल्तान के साथ पॉइंट्स टेबल